हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS पीसीएस एकेडमी के डेली NCERT प्रैक्टिस सेट में। आज सेट नंबर 4 है और ये इतिहास सेक्शन का आज टोटल 4 सेट था, ये कंप्लीट हो गया। इससे पहले पॉलिटी का जो 4 सेट है वो भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। हड़प्पा स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं, वो कहाँ से मिला है? तो सुरतुघई से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट 2, हड़प्पाई बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सामान्यतः हड़प्पा स्थलों की बस्तियां 2 भागों में विभाजित होती थी। सही बात है, ऊपर वाले छोटा सा जो होता था दुर्ग होता था और जो निचला होता था वो निचला शहर होता था। ये बातें सही है। दूसरा है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया ये वाला पार्ट जिसे दुर्ग कहा जाता था। तो दूसरा जो कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया जाता था उसे निचला शहर कहा जाता था। ये दोनों ही बातें सही है और आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 3, हड़प्पाई समाधानों के बारे में कथन पर विचार करने बोल रहा है। इन समाधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिले। जी हाँ, ऐसा जो साक्ष्य मिले, ठीक है। बहुत सारे बर्तन आभूषण जो रखा जाता था, ऐसा माना जाता था कि अगले जन्म में वो इसको यूज करेंगे। ये बातें सही है। दूसरा है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधान से आभूषण मिले हैं, तो दोनों से ही मिले हैं। ये बातें सही है, दोनों के समाधान से मिले हैं। और तीसरा है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने का विश्वास था। देखिए, बहुमूल्य नहीं था, ठीक है। वस्तुएं जो सामान्य वस्तु था ना, जो डेली यूजेज होता था या कुछ जेवरात में था, वो दफनाया जाता था उसके साथ में, लेकिन बहुमूल्य नहीं था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें बहुमूल्य नहीं था। पूछ रहा सही वाला क्या हो जाएगा? बी नंबर 1 और 2। नेक्स्ट 4, हड़प्पा काल में वस्तु और उसके प्राप्ति जो स्थल है वो देखते हैं। पहला है शंख। शंख जो मिलता था वो बालाकोट, जो कि एयर स्ट्राइक हुआ था, वहां से मिलता था। दूसरा है लाजवर्थ मणि, यानी जो मोती था, ये मिलता था सुरतुघई से। नेक्स्ट है तांबे। तांबे जो खेतरी राजस्थान की फेमस है। और सोना जो दक्षिण भारत, जो कर्नाटक का जो कोलार का क्षेत्र है, ये था। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपको 1 नंबर। 5, हड़प्पा व्यापार के संबंध में कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि हड़प्पा व्यापार समुद्र के मार्ग से भी होता था। जी हाँ, समुद्र के मार्ग से होता था। दिलमुन के लेख में हड़प्पा को मेहुल कहा जाता था। ये बातें नहीं है। दिलमुन जो है ना, दिलमुन हो या मेलुहा, ठीक है, मेलुहा, ये दोनों ही लेख था, अभिलेख था, जो मेसोपोटामिया था। किसका था? मेसोपोटामिया का था। मेसोपोटामिया का था। तो ये ध्यान रखना है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। और ये दिलमुन जो था, दिलमुन, ये एक्चुअली में ये ऐसा मतलब संभव था, एग्जैक्ट नहीं बस संभव था, बहरीन द्वीप को कहा जाता था। और ये जो मेलुहा है, ये एक तरह से क्या था कि हाजी पक्षी था, ठीक है। पक्षी जो हाजी था, इसके बारे में ये कहा जाता था। यानी स्टेटमेंट बात सही के केवल 1 नंबर है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। 6, हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। कह रहा है, बाट सिलखड़ी नामक पत्थर से बनाया जाता था। सिलखड़ी जानते क्या था? चूनक, जो चौक होता था ना, चौक, स्कूल में जो चौक यूज करते थे, ठीक है, जो चौक को यूज करते थे स्कूल में लिखने में, बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे वही था सिलखड़ी। तो उतना तो बाट होगा नहीं, ये एक्चुअली सिलखड़ी नहीं था, बल्कि स्टोन होता था। तो ये चीजें गलत है। इन बाटों के निचले मापदंड दशमलव थे, जबकि ऊपरी मापदंड द्विधारी प्रणाली का अनुसरण करता था। ये भी गलत है। जो ऊपरी था ना, ये था बाइनरी, यानी द्विधारी था। और जो नहीं, सॉरी, ऊपरी जो था ये था दशमलव, ठीक है, ये था दशमलव प्रणाली। और जो निचला था ये था बाइनरी। तो ये दोनों ध्यान रखने, दोनों कथन है, स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है। नेक्स्ट 7, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में जो असत्य कथन का चयन करें। तो सत्य क्या है कि नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगा था। जी हाँ, नई बस्तियों था, आबादी बढ़ने लगा था
लगभग 1800 जो चोलिस्तान है, चोलिस्तान जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ पे ये ऐसे चीज़ें देखने को मिला है। दूसरा है हड़प्पा स्थलों के भौतिक संस्कृति में बदलाव होने लगा था। जी हाँ, धीरे धीरे चीजें परिवर्तन होने लगा था। एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व का अंत हो गया। अंत होना थोड़ा उचित शब्द नहीं है, धीरे धीरे कम हो गया हुआ, ठीक है, धीरे धीरे कम हो गया था, अंत होना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हड़प्पा वस्तु की संख्या कम हुई। जी हाँ, पहले वस्तु की संख्या ज्यादा था, अब कम हो गया, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अंत नहीं हुआ था बल्कि कम हो गया था। नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखा था? ये था द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो जो लिखा था राव साहब ने लिखा था, एस.एन. राव। ऑप्शन ए नंबर एस.एन. राव साहब। और ठीक है, मार्शल के बारे में कहा था कि इन्होंने मार्शल को देखते टेक्निक कहा था कि मार्शल ने भारत को जहां पर पाया था 3000 वर्ष पूर्व, आज वहीं पर है। ठीक है, नेक्स्ट, खोज करता है और वर्ष है, तो सबसे पहला है एस.आर. राव। तो राव साहब ये जो खोजा, लोथल खोजा, राव को क्या खोजा है, लोथल, और खोजा कब है, तो 1955 में। ठीक है, 1955 में। दूसरा है बीबी लाल, तो जो बीबी लाल है ये खोजा है कालीबंगा, और कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान का पार्ट है, और 1960 में। उसके बाद है एम.आर. मुगल की बात की जाए, ये जो खोजा है बहावलपुर, ठीक है, और विश्व साहब जो है ये धौलावीरा को खोजा है। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 10, ब्राह्मणी और ख्रोष्टी लिपियों का अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला था? तो जेम्स मिल जो था, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप जो अधिकारी था, इन्हें 1830 के दशक में ये इसका अर्थ बताया था। एग्जैक्ट ईयर की बात की जाए तो 1837 में। नेक्स्ट, 11, प्राचीनतम अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मणी भाषा में, जी नहीं, ये तो हम लोग ऊपर जस्ट अभी क्या देखे हैं, देखिए यहाँ पर कि ब्राह्मणी क्या है, लिपि है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है कि प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मणी भाषा, ये गलत हो जाएगा, भाषा नहीं बल्कि क्या है, लिपि है। क्या है, लिपि है। और तमिल भाषा में भी अभिलेख मिले हैं, तो तमिल भाषा में भी अभिलेख मिले हैं, ये बातें क्या है, सही है। और यहाँ गलत क्यों है, क्योंकि ये भाषा है, सर लिपि है ना कि भाषा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो था प्राकृतिक भाषा था, ठीक है, और प्राकृतिक भाषा था, लेकिन कुछ कर, हाँ ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, ये सही है। दूसरा है कि पूर्वोत्तर यानी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ये है पूर्वोत्तर में अभिलेख अरमाइक और यूनानी भाषा में था। जी नहीं, जो पश्चिम उत्तर था ना, ये वाला इलाका, यानी भारत का ये इलाका, ये जो इलाका था, यहाँ मिला था अरमाइक, यूनानी, ये सब मिला था। एक तो अफगानिस्तान में मिला था 3 में, अरमाइक, यूनानी और एक और था जो खरोष्टी। ठीक है, अरमाइक, यूनानी और खरोष्टी, कितना था, अरमाइक, यूनानी और खरोष्टी, ये तीनों ही मिला था, तो ये ध्यान देना है। लेकिन ये मिला था पश्चिम में, क्या मिला था, पश्चिम उत्तर में, ना कि पूर्वोत्तर में, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन केवल और केवल एक सही होगा। नेक्स्ट, 13, मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र में कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो जो नहीं था, काशी नहीं था। ठीक है, क्या था, काशी नहीं था, बाकी तक्षशिला, तौसिली और सुवर्णगिरी, जबकि एक पाटलिपुत्रा था और एक जो अलग से था उज्जैन था। उज्जैन, पाटलिपुत्रा, सुवर्णगिरी और तौसील और तक्षशिला। नेक्स्ट, 14, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। एक बृहद शिलालेख है, ये बृहद शिलालेख नहीं है, ठीक है, ये स्तंभ लेख है। क्या, कौन सा लेख है, स्तंभ लेख है, जो कि इलाहाबाद में। कहाँ पर, इलाहाबाद, जो प्रयागराज हो गया। दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति प्राकृत भाषा में, जी नहीं, ये चूंकि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, हरिसेन समुद्रगुप्त के
ये था, कवि था, और ये संस्कृत भाषा में था। कौन में था? संस्कृत में था। तो ये भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर बात की जाए सही कथन तो कौन हो जाएगा? डी नंबर, ना 1 ना 2। 15 जहाँ तक कथा है किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये पाली में था। ऑप्शन नंबर ए किस भाषा में था? पाली। चूंकि पाली जो भी बौद्ध ग्रंथ है वो कहाँ था, किस में था? पाली में था, और ये भी था पाली में ही। नेक्स्ट 16 मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड में हुआ था? तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा के बीच में था। इसके बीच ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 17 पुरुष सूक्त जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का अंश मिला है किस वेद से है? ये ऋग्वेद का है, और इसमें जो स्पष्ट तौर पे कहा गया 10वें में अलग अलग कि पुरुष क्या है, मतलब किस तरह से उसका उत्पत्ति हुआ। 18 बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। प्रारंभ में बौद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश की विरुद्ध था। जी हाँ, प्रारंभ में बौद्ध जी ऐसा प्रवेश करने से अनुमति नहीं देते थे। जिन बौद्ध भिक्षुओं ने निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्हें थेरी कहा जाता था। ये भी बातें क्या है? सही है, ठीक है। लेकिन जो गौतम बुद्ध का जो मौसी थी या पालिता थी प्रजापति गौतमी, ठीक है, तो गौतमी वो गौतम जी के पीछा करते करते वैशाली आ गई थी। जी हाँ, कहाँ आ गई थी? वैशाली। और वैशाली में ही पहली महिला भिक्षुणी के रूप में प्रजापति गौतमी को क्या हुआ? सदस्यता दिलाया गया। और उन्होंने कहा भी था बौद्ध जी कि जो बौद्ध संघ, ठीक है, जो बौद्ध संघ 1000 साल चलता, अब ये मात्र 500 साल ही चलेगा। नेक्स्ट 19 अल बुरुनी को भारतीय समाज को समझने के लिए किन अवरोधों का सामना करना पड़ा था? एक तो चूंकि ये भाषा को लेकर था ही, दूसरा था कि धार्मिक आस्था और प्रथा से भी विभिन्नता थी। ये दोनों ही था, लेकिन धन की कमी नहीं था। ये सही नहीं है, ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 20 इब्न बतूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला है भारत को 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है, ठीक है, भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। ये बातें सही है। अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलूक कहा जाता था, दूसरा है पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता है। ये दोनों ही बातें सही है। तीसरा है पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी। ये भी बातें सही है। थोड़ा काल्पनिक लग सकता है लेकिन बातें क्या है? सही है। नेक्स्ट 21 ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखा? ये लिखा था वर्नियर का है, जो ऑप्शन आपको फ्रांसवा वर्नियर ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट 22 प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया? प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो मोंटेस्क्यू ने किया था, ठीक है। किसने किया था? मोंटेस्क्यू ने। और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर या शक्ति का पृथक्करण, ये मोंटेस्क्यू के ही कॉन्सेप्ट है। 23 कथन है और सत्य पूछ रहा है कि मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। जी हाँ, दासों का इस्तेमाल मुखबिरी में किया जाता था। जी हाँ, इसके लिए भी किया जाता था। और वर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा था। ये बातें भी क्या है? सही है। यानी 1, 2, 3 तीनों ही कथन सत्य है। 24 वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्भव 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था। जी हाँ, कर्नाटक में तो हुआ था, लेकिन ये 13वीं नहीं बल्कि 12वीं सदी था। कब था? 12वीं सदी। मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। वे अपने मृतकों को विविधतापूर्ण दफनाते थे। ये बातें सही है। 25 मध्यकाल में मालाबार तट पर बसे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में विचार करने को कह रहा है कि वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाता था। जी हाँ, हालांकि स्थानीय आचारों यानी व्यवहार जैसे मातृकुल्यता को न अपनाकर जो पितृसत्ता के विचारों पर बल दिया, ये नहीं है। क्या है? ये गलत है, यानी मातृसत्ता को ही बल दिया था। ऑप्शन सही हो जाएगा केवल बी। नेक्स्ट 26 सूफी मत के विकास के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। उन्होंने धर्माचार्य द्वारा की गई कुरान और सुन्ना यानी पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिकता की आलोचना किया था। क्या किया था? बौद्धिकता की आलोचना किया था। ये बातें सही है। सूफियों ने कुरान को व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर किया था। ये दोनों ही बातें सही है। नेक्स्ट 27 किस ऋषि के गुरु की रचनाओं को अंतिम रूप
से शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथ के गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। ये था गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, गुरु तेग बहादुर। मीरा के गुरु कौन थे? मीरा के गुरु थे रैदास। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रैदास। नेक्स्ट 29, हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने किया था? हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और खोज क्या था? कॉलिन मैकेंजी ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 30, कृष्ण राय ने अपने मां के नाम पर किस नगर की स्थापना कराया था? तो नगलपुरम को। ऑप्शन नंबर डी नगलपुरम। नेक्स्ट 31, मुगल काल में किसानों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल होता था। यह बातें क्या है? सही है। नेक्स्ट है कि 17वीं शताब्दी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, खुद किस्त और पाई किस्त। खुद मतलब जिसका अपना खेत होता था, और पाई मतलब जो बटाई के आधार पर क्या करता था? खेती करता था। यह भी कथन सही है। दूसरा है पाई किस्त वे खेतिहर थे जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करता था। जी हाँ, यानी तीनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट 32, मुगल कालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। सामान्यतः पंचायतों में विभिन्न जातियों के लोग होते थे। जी हाँ, पंचायत है तो विभिन्न जाति के लोग तो हो गए हैं। ये बातें क्या है? सही है। सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष का गठन होता था। जी हाँ, सार्वजनिक का जैसे कि नाला बनाना, नाला है या तालाब बनवाना है, ठीक है, ये सब एक लिए सार्वजनिक कोष होता था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सही है। असम में पायक कौन था? तो ये जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाला था। क्या हो जाएगा? जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मुगल कालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर के लिए निर्धारित रकम जो जमा होता था, नहीं, निर्धारित रकम जो निर्धारित कर दिया, ठीक है, जमा होता था। और दूसरा है कि अमीर गुजारा राजस्व कर वसूलने का कार्य करता था। ये भी बात सही है। और खेतिहर नगद भुगतान द्वारा ही कर अदा कर सकता था। देखिए ये थोड़ा स्टेटमेंट क्या है? थोड़ा एक्सट्रीम है। मतलब नगद ही भुगतान होगा ऐसी कोई नहीं था। हम विकल्प क्या था? नगद भी कर सकते हैं और अनाज भी दे सकते हैं। ठीक है, अनाज भी दे सकते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? 1 और 2। नेक्स्ट स्तंभदारी, ये क्या है? तो परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्ती। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपना राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इसी कारण असत कथन पूछ रहा है। तो एक तो प्रारंभ में क्या था कि इसका जो मांग था टैक्स का वो बहुत ज्यादा था। ये बातें सही है। और कृषि की उपज कीमत जो उपज होता था वो कम था और टैक्स ज्यादा था। तीसरा है राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता था, जिससे उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी। ऐसा नहीं था। ठीक है, सूर्यास्त कानून के तहत चुकाया जरूर, लेकिन ये बातें सही नहीं है। यानी गलत ऑप्शन सी हो जाएगा। जमींदार की शक्ति रैयत से राजस्व इकट्ठा करने तथा जिम्मेदारी प्रबंधन को सीमित करना था। यह भी कथन क्या है? सही है। गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आंसर सी। 36, कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयास किया? तो प्रयास ये किया कि जमींदारी की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। जी हाँ, सीमा शुल्क नहीं बढ़ाया था। ठीक है, ये गलत है। स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली थी। यानी 1 और 3 सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जोतदार किन्हें कहा जाता था? तो घनी किसान के वर्गों को। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, घनी किसान के क्या था? धनी किसान के वर्गों को। 38, ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को जंगल भालू में बसने का निमंत्रण क्यों दिया? निमंत्रण क्यों दिया? असत कथन का चयन करें। तो देख लिया जाए। संथाल अस्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा से सहमत है। जी हाँ, मतलब वो खुद ही करता था। ये पूछ रहा असत कथन, तो ये सही है। पहाड़ी जनजातियां झूम खेती नहीं छोड़ना चाहती थे। ये भी बातें क्या है? सही है। संथालों से अंग्रेजों को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व लाभ का प्राप्त होता था। ये भी बातें सही है। संथाल अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती कर सकते थे। ये बातें नहीं है, वन संपदा सुरक्षित नहीं करना था।
39। राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफी बड़े इलाके को दमन एको के रूप में सीमांकन किया गया था? 1832। कब किया गया था? 1832। और संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56। 40। पहाड़िया लोग खेती के लिए अपने तरीके झूम खेती को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सका? इसका कारण है संथालों के राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के कारण। संथाल क्या हुआ? राजमहल पहाड़ी पर चला गया और जो पहाड़िया था उसको क्या किया? खदेड़ दिया। सर्वाधिक उर्वर जमीन उनके दुर्लभ हो जाने के कारण। जी हाँ, जो संथाल क्या हुआ? बस गया और जो पहाड़िया था उसको भगा दिया, इसके लिए वो झूम खेती करने में सक्षम नहीं पाया। तो क्या हो जाएगा? दोनों ही कथन सही है। 41। परिसीमन कानून के संबंध में कथनों पर विचार करें। इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयतों को ऋणदाताओं के शोषण से बचने के लिए पारित किया था। ठीक है, ऋणदाता के एक तरह से जो परिसीमन कानून का एक तरह से ये बॉन्ड पेपर है। ठीक है, क्या है? बॉन्ड पेपर है। ये सही है। इसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्ष के लिए ही मान्य होंगे। ये दोनों ही बातें सही है, लेकिन क्या हुआ देखिए, इसमें जो लोचा क्या हो गया था कि मैंने 3 वर्ष तक अगर कोई किसान, ठीक है, कृषक ऋण नहीं दिया तो अगला फिर 3 वर्ष बाद उसे क्या करता था? ये पत्र साइन करवा लेता था। और यही नहीं, इसमें जो पहला जो बकाया था, ठीक है, उसको भी इसमें शामिल कर देता था। और बकाया का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट उसको भी जोड़ दिया जाता था। इसलिए वो जी ऋण के जाल से कभी निकल ही नहीं पाई। दोनों ही कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट 42। दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष पार्लियामेंट में, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रकाशित किया गया था? 1878 में था और उस समय जो गवर्नर था वो लॉर्ड लिटन था। 43। 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सिंह भूमि कोल आदिवासी को नेतृत्व किसने किया था? तो गोनू ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। नेक्स्ट 44। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। ये कथन किसका है? ठीक है, ये कथन किसका है? ये कथन लॉर्ड कैनिंग का है? तो नहीं, ये लॉर्ड कैनिंग नहीं बल्कि डलहौजी का है। डलहौजी। और किसके बारे में कहा था ये? तो ये कहा था अवध के बारे में। किसके बारे में कहा था? अवध के बारे में। दोनों कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 45। सहायक संधि में असत्य पूछ रहा है। सहायक संधि लॉर्ड ब्रेजविक द्वारा 1798 में तैयार किया गया था। ठीक है, ये क्या है? सही है। और नेक्स्ट है कि अंग्रेज अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों को रक्षा करेगा। ये सही है। सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक रहेगा, रेजिमेंट। ये भी सही है। सहयोगी पक्ष किसी शासक के साथ संधि तो कर सकता है, परंतु अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकता है। पूछ कर रहा है असत कथन। ये क्या है? असत्य है। संधि तो किसी से कर ही नहीं सकता था। ठीक है। 46। देश से जान जा चुकी थी, सर की काया बेजान थे। यह कथन किस के लिए है? अवध के जब विलय होता है तो अवध के जनता के लिए बातें हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 47 है। एक मुश्त बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था कब लागू हुआ था? तो 1856। नेक्स्ट 48। कथन पर विचार करने कह रहा है। शाहमल मध्य प्रदेश के बरौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। मौलवी अबदुल्ला शाह ने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया था। तो क्या सही हो जाएगा? केवल और केवल बी नंबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये घटना है तो नील चंपारण आंदोलन 1917 हुआ था। अहमदाबाद 18, खेरा ये हुआ था मार्च 18 में। अहमदाबाद हुआ था फरवरी 18 में। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस पर प्रतिबंध, तो ये यानी पहले कौन हो जाएगा? पहले हो जाएगा 4, 1, 2, 3। पहले क्या हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध यानी 1814 के बीच में है। तो ये हो जाएगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 50। महात्मा गांधी का जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखा था? तो लुइस फिशर ने लिखा था। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट
1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाला जज कौन था? तो जज तो था वो जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। जस्टिस C.M. ब्रूमफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस पे जो कथन है उसको विचार करें। चलिए विचार करते हैं। असत्य पूछ रहा है। पहला है, गांधी जी के आगमन के पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्यवर्गीय था। जी हाँ, महात्मा गांधी के आम जन की तरह वेशभूषा धारण करते थे, बात सही है, जिसके कारण राष्ट्रवाद का स्वरूप व्यापक हो गया, ये भी सही है। पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हाँ, इनका जो स्टेटमेंट है कि खुद का टॉयलेट साफ करना चाहिए, ये तीनों ही बातें क्या है, सही है। पूछ रहा है असत कथन, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 1929 यानी 53 नंबर है। 1929 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। लखनऊ में, बल्कि ये किया गया था लाहौर में। कहाँ किया गया था? लाहौर, यानी ये गलत हो जाएगा। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। जी हाँ, ये क्या है? सही है। असत कथन, तो केवल एक नंबर हो जाएगा, चूंकि हुआ था लाहौर में। ठीक है। नेक्स्ट 54। दांडी यात्रा के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। इस यात्रा को यूरोपीय और अमेरिकी प्रेस में व्यापक कवरेज मिला था। अमेरिका में तो मतलब ये जो और यूरोप का जो मीडिया बंधु था वो गांधी जी के साथ ही था। ये बिल्कुल ही इसको क्या हुआ था, दोनों के व्यापक कवरेज मिला भी था। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधियां थी जिसने औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जी हाँ, इसमें औरत की संख्या काफी ज्यादा था। पूछ रहा असत कथन, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। 55। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में आयोजित हुआ था? तो जिस वर्ष गांधी जी गए थे 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। नेक्स्ट 56। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। ये चुनाव 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुआ था। क्या है? ये बातें सही है। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव, वयस्क मताधिकार तो था ही नहीं। ठीक है, हुआ था सीमित मताधिकार, तो ऑप्शन ए नंबर गलत। पूछ रहा है सही कथन, मतलब बी गलत हो जाएगा। पूछ रहा है सही, तो ऑप्शन केवल हो जाएगा एक नंबर। नेक्स्ट 57। क्रिप्स मिशन के संबंध में कथनों पर विचार करें। 1942 में चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए एक मंत्री सर स्टीफन क्रिप्स को भारत भेजा था। ठीक है, कब भेजा था? 1942 में। जबकि क्रिप्स मिशन कब आया है? 1900 आया था 42 में। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि ये जो युद्ध में शामिल होने के लिए नहीं आया था। ठीक है, आया किसके लिए था? तो वार्ता के लिए आया था। गांधी और जो एक तरह से मुस्लिम लीग, मतलब मुस्लिम लीग, गांधी और जो अंग्रेज था, ठीक है, इसे वार्ता के लिए आया था, ना कि युद्ध में शामिल के लिए नहीं आया था। दूसरा है, कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय के रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाए। ये मांगे थी, लेकिन ये बातें सही है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 58। जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? कौन सा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस दिन को मनाया था? तो 16 अगस्त 1946, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 59। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। जी हाँ, नेहरू ने ही तिरंगे झंडे का प्रस्ताव पेश किया था। तो क्या नेहरू ने तिरंगे झंडे का प्रस्ताव पेश किया था? बिल्कुल ही सही बात है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 60। भारत सरकार का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये राव साहब थे, BN राव साहब। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 61। भारत सरकार अंतरिम के मुख्य योजनाकार कौन था? तो मुखर्जी साहब थे, SN मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी। 62। कथनों पर विचार करें। संविधान के मसविदे में विषयों को 3 सूची बनाई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
खनिज पदार्थ के विषय को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया था। ये बातें सही नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि अनुच्छेद 356 गवर्नर जनरल की सिफारिशों पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेने का अधिकार था। ये बातें सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। 63 संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला है आयकर और आबकारी शुल्क में होने वाले आय राज्य और केंद्र सरकार के बीच बांटा जाता था। जी हाँ। संपत्ति कर तथा बिक्री कर राज्य सरकार को अधीन रखा गया है। ये दोनों ही बातें क्या है? सही है। 64 कथन पर विचार करने का है अंबेडकर शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे। ऐसा बातें नहीं था। ये अंबेडकर जी थे, वो केंद्र को ज्यादा शक्ति देने के पक्षधर में थे। ज्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में था। जी हाँ। यानी पूछ रहा सही कथन तो केवल क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि अंबेडकर भी चाहते थे क्या कि केंद्र ज्यादा शक्तिशाली हो। 65 अंतरिम सरकार की अंतिम बैठक किस तिथि को हुआ था? किस तिथि को हुआ था? 16 जुलाई 1947। 16 जुलाई 1947 ऑप्शन ए। 66 कथनों पर विचार करें। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए। जी हाँ, इस आंदोलन का ये तीनों क्या है? उपज है। पूछ रहा इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया था। सॉरी फ्रेंड्स, ये होम रूल नहीं बल्कि स्वदेशी होगा क्योंकि उससे पहले ही ये तीनों आ चुके थे राष्ट्रीय फलक पे। तो ऑप्शन हो जाएगा केवल बी नंबर, क्योंकि विरोध ही था ना। ये जो तीनों थे ये चाहते थे लाल बल पाल की जो स्वदेशी आंदोलन उसको संपूर्ण भारत में क्या किया जाए? संपूर्ण भारत में इसको फैलाया जाए। और जो उदारवादी थे वो केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। नेक्स्ट 67 उदारवादियों के संबंध में कथनों पर विचार करें। ये कर्मी केवल लगातार प्रयास करने रहने के विचार का हिमायती थे। ये बातें क्या है? सही है। दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता थे। जी हाँ, गांधी के अनुयायी थे। और ये दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। तो नेक्स्ट हो जाएगा 68 कैबिनेट मिशन के बारे में पूछ रहा है, तो देखते हैं। कैबिनेट मिशन में एक ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया था जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्त दी जा सकती है। ठीक है, ये बातें भी इसमें था। सही है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया। ये भी बातें सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 69 ट्रेवल ऑफ टीयर्स के संबंध में कथनों पर विचार करें। ये पूछ रहा है कि घटना पर ये एक्चुअली था क्या? तो अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से रिलेटेड था, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 70 18वीं सदी के यूरोप के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। कह रहा है इसमें पश्चिम यूरोप के लोग सब मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर करता था। ये बातें क्या है? सही है। ब्रिटिश दर्शन शास्त्री जया जैक रूसो सभ्यता के इस मापदंड को विकृत मानते थे। ठीक है, बल्कि सभ्यता को विकृत से अछूत थे। ठीक है, विकृति से उनका कहना था कि ये जो सभ्यता है ये मूल निवासी असभ्य प्रतीक मानते थे। अमेरिका के जो मूल निवासी था उसको असभ्य मानता था। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? केवल और केवल कथन एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। 71 ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दिया था? 1781 में। 1781। 72 संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा संबंधित कथनों पर विचार करें। दक्षिण राज्य में दास प्रथा का विरोध किया क्योंकि उनका अर्थतंत्र दासों पर नहीं टिका हुआ था। ठीक है, ये बात क्या है? गलत है। दास प्रथा समाप्त करने के मुद्दे पर उत्तरी तथा दक्षिणी राज्य में गृह युद्ध हो गया था। ये बातें सही है। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। और ये जो दास प्रथा को ही खत्म करने की दलील दी गई थी, लेकिन ये बातें हुई नहीं थी। तो देखना है कि अर्थतंत्र पर टिका हुआ था नहीं था, तो कोई सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट मेन टीसो का विद्रोह किस देश में हुआ था? तो कनाडा में हुआ था।
74 है अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में विचार करें। पूछ रहा है क्या कथन सही वाला। 74 है। पहला है कि 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार दिया गया था। जी हाँ, ये बातें सही है। नेक्स्ट है कि 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशन वापस नहीं जाएंगे और उनकी परंपराओं को दखलंदाजी नहीं किया जाएगा। ये दोनों ही बातें सत्य है। 75 ऑस्ट्रेलिया बस्तियों को स्वशासन का अधिकार, जो ऑस्ट्रेलिया बस्तियों था उसको स्वशासन का अधिकार कब दिया गया? तो 1839 में। और ऑप्शन हो जाएगा आपको 1850 में है। ऑप्शन 1 नंबर 1850। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूक्लियस कहती थी। टेरा न्यूक्लियस एक्चुअली इसका अर्थ क्या है? तो जो कुछ नहीं है। इसका अर्थ क्या है? जो किसी का नहीं है, जो किसी का नहीं है। 77 पहला हफीम युद्ध किस वर्ष हुआ था? हफीम ये हुआ था 1839। 78 चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना के संदर्भ में विचार करें। इसकी स्थापना 1920 में रूसी क्रांति के कुछ समय के बाद हुआ था। ये बातें क्या है? सही है। ये बातें सही है। गलत है क्योंकि ये 1921 में हुआ है। 1921 में, सॉरी फ्रेंड्स। माओ सेतुंग ने क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर अत्यधिक आधारित करते हुए रूस के एक अलग रास्ता चुना था। जी हाँ, अलग रास्ता चुना ही था। और उसी परिणाम है कि आज चाइना दुनिया में सर्वाधिक विकसित देशों में से आता है। 79 पीपल्स कन्फ्यूज के संदर्भ में कथन पर विचार करें। पीपुल्स जो चाइना का है, यह चीन में औद्योगिकरण की गति को तेज करने के लिए उत्पादन में लोगों के सामूहिक प्रयास था। ये बातें सही है। यह प्रयास कृषि क्षेत्र में किया गया था। यह भी बातें सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और आखिर है तो जल्दी देख लेते हैं। 1860 की अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित है? तो यह है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन हो जाएगा बी। ये 60 क्वेश्चन पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।